किस द्रमुक में कितना दम। स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की सियासत की, विधानसभा चुनाव में सियासी उठापटक की। तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला एआईएडीएमके और डीएमके के बीच है। दोनों के बीच विरासत को बचाने की जंग भी हो रही है और ऐसा पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें ना तो जयललिता है और ना ही करुणानिधि हैं। ये दोनों नेता तमिलनाडु की राजनीति में लंबे वक्त तक शहमात का खेल खेलते रहे। तमिलनाडु में वैसे तो हर 5 साल सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जयललिता की पार्टी एआईडीएमके ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। जीत के कुछ वक्त जयललिता का निधन हो गया, जीत के कुछ समय बाद, और पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बने। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जयललिता के बगैर एआईडीएमके सत्ता बचा पाएगी। दूसरी तरफ डीएमके अपने कद्दावर नेता करुणानिधि के बगैर मैदान में है। एमके स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली हुई है। डीएमके के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। माना जा रहा है कि एआईडीएमके को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु में दो राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं दोनों पार्टियों के साथ अलायंस में है, गठबंधन में है और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। एआईडीएमके के साथ बीजेपी है तो डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तमिलनाडु में टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके ने विजयकांत की पार्टी डीएमडीके के साथ गठबंधन किया। कमल हासन की पार्टी भी मैदान में है। सवाल यह है कि इस बार किस द्रमुक में कितना दम है। क्या एआईएडीएमके सत्ता बचा पाएगी, डीएमके सत्ता में वापसी करेगी, विरासत की जंग कौन जीतेगा, बीजेपी खाता खोल पाएगी क्या, कांग्रेस पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी क्या। सवाल यह भी है कि यह मुकाबला त्रिकोणीय हो पाएगा। तो कई तरह के सवाल इस बार इस चुनावी जंग में है। टीके राजलक्ष्मी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ रही हैं, जी श्री दत्तक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। टीके राजलक्ष्मी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु की चुनावी जंग, ये सियासी जंग असल में किस ओर इशारा करती है? कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस बार चुनाव? कॉम्प्लिकेटेड तो है घनश्याम जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो है कमल हसन भी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं और इस टाइम बीजेपी भी एआईडीएमके के साथ 20 सीट पे बीजेपी लड़ रही है। और और फिर एआईडीएमके का जो खुद का जो सिचुएशन है, जिसमें पहली बार इस चुनाव में न तो जो है करुणानिधि जी है डीएमके की तरफ से और न ही जयललिता जी है। और दूसरा एआईडीएमके में जो जिस प्रकार से जो झगड़ा चला, और अभी भी वो पूरी तरीके से तो वो निपटा है नहीं, क्योंकि शशिकला जी भी उन्होंने जब रिहा हुई, उन्होंने बड़े ही खुफियाजनक तरीके से कहा कि तो मतलब चुनाव में सक्रिय होंगी नहीं होंगी, ये बहुत सी अभी भी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। और फिर उनके जो भांजे हैं उन्होंने अलग जो है पार्टी बना ली है। तो इसमें जो है एआईडीएमके और जो अगर आप 2019 का जो है चुनाव देखेंगे लोकसभा में, जिस प्रकार से डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है यूपीए का, अगर हम मान के चले, वो जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल स्वीप किया था, तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार के रिजल्ट इस असेंबली इलेक्शन में भी हमें देखने को मिलेंगे। और वो एंटी इनकम्बेंसी है भी एआईडीएमके के खिलाफ, उनके पास उस प्रकार के लीडर नहीं है। और नई पार्टियों के लिए एक जगह बनाना डिवीजन पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता इतना जो है आसान होगा। क्योंकि ये अलग बात है कि जो है 90 के दशक के बाद जो आर्थिक नीतियां ली हैं, उसमें जो डिवीजन पॉलिटिक्स में भी बहुत बदलाव आया है। जो जिस प्रकार से पहले के जो लीडरशिप थे, फाउंडर्स थे उनके, और जिस विजन के साथ उन्होंने डिवीजन पॉलिटिक्स की स्थापना रखी थी, जिसमें समाज सुधार, जिसमें रूढ़िवाद के खिलाफ, जिसमें सवर्ण जाति की जो मानसिकता है उसके खिलाफ, ये सारी चीजें जो इसकी जो एक बेसिस थी, काफी बेसिस थी डिवीजन पॉलिटिक्स की, उसमें बहुत तरीके से जो है डायल्यूशन भी आ गया है। तो वो सब भी आज के दौर में वो बड़ी जो है चैलेंजेस हैं, नौकरियों की चैलेंजेस है, रिजर्वेशन जो है पीएम के जो है वो डिमांड कर रही है कि उनके लिए 20% रिजर्वेशन होना चाहिए।
वो एआईडीएमके के साथ गठबंधन में है पीएम की जी। तो ये अलग अलग जो है सब ग्रुप्स बने हैं। ठीक है, बैकवर्ड तो कास्ट बेहद में, अहम उनके अलग जानकारी मैम aspect आप दे रही हैं। जीशी दत्तन साहब भी हैं। जी। सर आपके पास लौटूंगा, उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं और तमिलनाडु के सियासी समीकरण को इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में इस बार विरासत की जंग हो रही है। एक तरफ एआईएडीएमके गठबंधन है तो दूसरी तरफ डीएमके गठबंधन। बीजेपी एआईडीएमके के साथ मिलकर अपना भाग्य आजमा रही है तो डीएमके के साथ कांग्रेस है। यहाँ की 234 सीटों पर 6 अप्रैल को चुनाव होगा और नतीजे 2 मई को आएंगे। इस बार के चुनाव में जयललिता और करुणानिधि दोनों कदावर नेता नहीं हैं। इनके निधन के बाद से प्रदेश की सियासत काफी बदल गई है। इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर और वोटरों का ध्रुवीकरण दोनों अहम है। तमिलनाडु में सियासत में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच धूमती है। तमिलनाडु में पिछले 10 सालों में एआईएडीएमके का शासन है। ऐसे में जाहिर है मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल सकती है। सीएम के पलानीस्वामी भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। एआईएडीएमके की मुख्य रही जयललिता जब तक जिंदा थी तब तक पार्टी और सत्ता की कमान उनके पास ही थी और उनकी ही जादू तमिलनाडु की जनता के सिर पर चढ़कर बोलता था। लेकिन जयललिता के निधन के बाद से ही पार्टी तमिलनाडु में कमजोर हुई है। वहीं एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे एमके स्टालिन के हाथ में पार्टी की कमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी स्टालिन के नाम पर पार्टी को वोट मिला है और एनडीए तमिलनाडु में कोई जादू नहीं बिखेर सका। बीजेपी कई दशकों से तमिलनाडु में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके पास यहाँ कोई कदावर नेता नहीं है। बीजेपी यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी के ही भरोसे है। वहीं कांग्रेस जो डीएमके के साथ है वो भी पूरे जोर शोर से चुनाव अभियान में जुटी है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। तमिलनाडु में वैसे तो मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच, लेकिन तीसरा गठबंधन भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश में है। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके ने विजयकांत की पार्टी डीएमडीके के साथ गठबंधन किए हैं। डीएमडीके को 60 सीटें दी गई है। डीएमडीके ने अन्ना द्रमुक से 23 सीटों की मांग की थी। मैदान में अभिनेता कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मयम भी है। एमएनएम ने 154 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 40 सीटें ऑल इंडिया समुतवा मखल कांची से 40 सीटें इंडिया जननायक कांची को दी है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा वक्त में एआईएडीएमके के पास है 124 सीटें, डीएमके के पास है 97, कांग्रेस के पास 7, मुस्लिम लीग के पास 1 सीट निर्दलीय के पास है। 4 सीटें मौजूदा वक्त में खाली है। देखना होगा कि विरासत की इस जंग में कौन बाजी मारता है, कौन सा द्रमुक अपना दम खम दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और सीनियर जर्नलिस्ट टी.के. राजलक्ष्मी और जी.सी. दत्तन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दत्तन सर, असल में हम अगर मेन प्लेयर्स की बात करते हैं तो एआईडीएमके और डीएमके समझ में आते हैं, लेकिन इनके सहारे सर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति का आकलन, उसका एनालिसिस आप कैसे कर पाएंगे इन दोनों पार्टियों के लिए सर, तमिलनाडु में खासकर? घनश्याम जी, यहाँ पर आपने सही कहा था कि वो एंटी इनकम्बेंसी एआईडीएम के लिए फेस करना पड़ेगा जी। वो तो थोड़ा सा है और मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जो देख रहा हूँ उसमें दो फैक्टर्स है। लाइक अभी तक वो तमिलनाडु का सिचुएशन एक तरह से वो फ्लूइड सिचुएशन है। लाइक सीनियर जर्नलिस्ट हु हैड स्पोकन अर्लियर, उन्होंने जो कहा था फ्लूइड सिचुएशन है, क्योंकि वो बड़े लीडर्स, वो जयललिता हो, एम करुणानिधि हो, वो सब नहीं है। अभी सेकंड रंग लीडर्स का एक फाइट है। तो इसमें एआईडीएमके का अभी तक एंटी इनकम्बेंसी होना वो इट इज जस्टिफाइड, वो होना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग दे हैव बीन इन पावर। फिर भी मैं एक चीज देख रहा हूँ, तमिलनाडु में आप देखा होगा कि वो फ्रीबीज जो अनाउंसमेंट्स हैं, वो इनको ये दे रहा है, फ्री में टीवी दे रहे हैं, वो इस बार भी एआईडीएमके ने क्या किया है, वो बहुत सारा फ्रीबीज अनाउंस किया है। एक और चीज मैं देख रहा हूँ, वो वहां पर वो
encouraged by बीजेपी, एआईडीएमके ने एक कास्ट कॉम्बिनेशन वहां पर ओबीसी हो, वहां पर शेड्यूल कास्ट हो, उसको सबको एक कोंगू वेल्लाला गाउंडर हो, उसको सबको एक साथ ले आने का एक कोशिश कर दिया है। तो जो जाति एक तरह से हिंदू कंसोलिडेशन की तरफ लेके जाने का एक प्रयास हुआ है अभी तक। तो वो एआईडीएम के जो एंटी इंकुम्बेंसी को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक और चीज है, वो उन्होंने 1 ईयर्स को रिजर्वेशन के लिए मुद्दा उठाया है। वो सब इट में वर्क इन फेवर ऑफ एआईडीएमके। पर वो डीएमके का वो करुणानिधि जब तक था, ही वाज कद्दावर लीडर था, वो टीचर स्टालिन को नहीं है वो, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एरोगेंट लीडर, ऐसा एक इम्प्रेशन एक सेक्शन में है वो सही। फिर भी आपने देखा होगा कई बार लैंडस्लाइड एक पार्टी के तरफ जाता हुआ दिखाई देता था अभी। पर मेरा अनुमान है वो इस बार बीजेपी का वहां पर जो प्रेसिडेंट है, बीजेपी भी वो ब्रॉड बेस करने के लिए अपना सपोर्ट बेस ब्रॉड बेस करने के लिए कोशिश किया है। बट बीजेपी एंड कांग्रेस आर ए स्मॉलर प्लेयर्स इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स, वो तो है। पर अभी तक बीजेपी को कैसे लोग वहां पर देखते थे, वो नॉर्थ इंडियन पार्टी है, वो हिंदी भाषी है, वो सब था। पर मोदी आने के बाद मोदी हैज ट्राइड टू इन सम वे और द अदर, he had tried to make himself acceptable to some sections of the population, वो है। तो अभी फिलहाल किसके रुझान किसके और है वो मुश्किल है बताने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन अभी फ्लूइड है। जी ठीक है सर। टीके राजलक्ष्मी मैम भी हमारे साथ हैं। राजलक्ष्मी जी, 2019 में बीजेपी की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो खाता भी नहीं खोल पाए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन मैम अगर अब हम 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तुलना करें, तो मैम क्या लगता है आपको, बीजेपी ने इन 2 साल में ऐसा क्या कर दिया कि वो एआईडीएमके को सपोर्ट कर पाएंगी ठीक से, और कहीं ना कहीं इस जीत में या फिर इस जंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदला है 2019 से लेके अब तक। और अगर आपको ध्यान होगा कि अभी हाल में ही एआईडीएमके ने, क्योंकि उन्होंने सीए के कानून पर लोकसभा में तो सपोर्ट किया, पार्लियामेंट में सपोर्ट किया बीजेपी को, लेकिन उन्होंने अभी इस असेंबली इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा है कि वो उस कानून का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसमें जो है बीजेपी को थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई है। लेकिन इसीलिए मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होगा, क्योंकि ये जो तमिल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और तमिलियन आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही जो मजबूत है, और वो हमेशा एक नॉर्थ इंडियन पार्टी जो है बीजेपी को एक हिंदी बेल्ट नॉर्थ इंडियन पार्टी, सवर्णों की पार्टी के हिसाब से जो है देखती है। और हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी को एक हिंदुत्व मतलब पार्टी, हिंदुत्व पॉलिटिक्स की पार्टी को जो है ज्यादातर माना जाता है। तो उसको मतलब तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में उसको पुश करना और उसको उसमें हासिल सक्सेस जो है अचीव करना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि 2019 के ही लोकसभा में भी उनका ज्यादा कुछ जो है बना नहीं। तो सिर्फ छोटी पार्टियों का एक गठजोड़ करके बैकवर्ड कास्ट का एक दिखाने, मतलब ये दिखा कि हम उनका नेतृत्व करते हैं या उनमें से लोगों को खड़ा करना, मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में वो स्पेस जो है, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि वो स्पेस जो है वो संकीर्ण हो गया है। सभी पार्टियों ने अपने अपने कास्ट बेस्ड पार्टियां जो है एक प्रकार से बना ली हैं। छोटी छोटी पार्टियां हैं, डीएमडी के हुए या पीएमके हुआ या एएमएम के है या कमल हसन जी की। और इसी वजह से कहा जाता है कि रजनीकांत जी ने भी अपनी पार्टी नहीं बनाई, क्योंकि वो जो स्पेस है वो और अन्य पार्टियों ने पहले से ही मतलब हथिया लिया नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अब
अब है नहीं कोई जिसमें आप पहल कर सकें और नई पार्टी फ्लोट कर सके। तो बीजेपी को क्योंकि तो तमिलनाडु का संदर्भ ही कुछ अलग है। अगर आप यही जैसे मैंने कहा कि मतलब द्रविडियन पॉलिटिक्स का जो इतिहास रहा है वो एक सवर्ण जातियों के खिलाफ, अपकास्ट के खिलाफ और एक एंटी जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एंटी हिंदी मूवमेंट चला वहाँ पे, है ना। अभी भी तो वो सारा वो तमिल आइडेंटिटी और तमिल भाषा जो है वो बहुत ही एंशियंट भाषा है। तो उसमें एक प्राइड मतलब गर्व महसूस करते हैं उस चीज में। मतलब वो कुछ हद तक वो गर्व भी थोड़ा एग्जैजरेटेड हो सकता है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वो अभी भी है। और एक हिंदी बेस्ड पार्टी को मतलब जगह देना मतलब उस प्रकार से इतना आसान जो है नहीं होगा। और अगर ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जयललिता जी हमेशा किसी नेशनल पार्टी को इतना ज्यादा स्पेस उन्होंने कभी नहीं दिया। तो इसीलिए एआईएडीएमके के भीतर भी लोगों में ये गुस्सा है कि ये नई जो लीडरशिप है ईपीएस ओपीएस की, इन्होंने जो बीजेपी के साथ जो है गठबंधन करके शायद अच्छा नहीं किया हो। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए घनश्याम जी की 2019 में स्टालिन के ही लीडरशिप में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को इतनी सारी सीट हासिल हुई थी। मतलब करुणानिधि जी का निधन हो चुका था। तो ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है एआईएडीएमके के खिलाफ। और जैसे अन्य मुद्दे हैं जो भी पार्टी चुन के आती है उनको ये नव उदारवादी पॉलिसीज के तहत जिस प्रकार से देश को झेलना पड़ रहा है वही चीजें तमिलनाडु में भी है। चाहे एम्प्लॉयमेंट के की बात करें और चाहे है ना जो सोशल रिफॉर्म की बात करें। अभी कुछ पार्टी में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो इंटरकास्ट शादियों पर ज्यादा जोर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जो रेजिस्टेंस हो रहा है, वहाँ ऑनर किलिंग्स हो रहे हैं तमिलनाडु में। तो एक प्रकार से बहुत जो रिग्रेशन हुआ है सामाजिक तौर पे, जो पिछड़ापन मतलब ज्यादा अभी जो देखने को मिल रहा है। तो उसमें भी एक रोष है समाज में कि पॉलिटिकल क्लास इन चीजों को उठा क्यों नहीं रही है। मतलब द्रविडियन पॉलिटिक्स को इन चीजों को उठाना जो है चाहिए, ये एक डिमांड आ रहा है नीचे से। तो बस यही है, क्योंकि इन चीजों को कुल मिला के कैसे कोई पार्टी एड्रेस करती है। तो इसमें जो बीजेपी का आना, मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु की जनता काफी मतलब परिपक्व है एक हिसाब से देखा पॉलिटिकली। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल। ठीक है, तो बीजेपी को आपके हिसाब से बहुत मेहनत यहाँ पे करनी होगी। जी श्री दत्तन हमारे साथ हैं। सर, असल में ये 234 की सीटों की कैलकुलेशन करें तो सर आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? अगर मैं सही हूं, मुझे सही याद है तो सर एआईडीएमके 124 सीटें और डीएमके 97 सीटें। सर इसमें किसकी कितनी बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं? कुछ कैलकुलेशन अभी हम कर सकते हैं क्या सर? किसी तरह का आभास, किसी तरह का प्रोडिक्शन अभी हम करने की स्थिति में? वो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सिचुएशन इतना आसान नहीं है, फ्लूइड है। मतलब वो हाउ इट विल पैन आउट वो हम अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि एंड टू बी फेयर टू डीएमके लुक्स मोर कंसोलिडेटेड, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है इनके। गठबंधन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन था वो एआईडीएमके का। फिर भी मैं वो 2 महीने पहले वाला सिचुएशन था। अभी जो जब मैं लोगों से बात करता हूँ वो सिचुएशन चेंज होते ग्राउंड में वो चेंज होते नजर में आ रहे हैं। वो दैट इज व्हाट आई गेट द फीलिंग। तो उसमें व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इसमें एआईडीएमके का इतना एंटी इनकम्बेंसी कवर करने के लिए दे हैव इसमें सारा जो व्हाटएवर डिसाइड विल बी हाउ दे विल सेलेक्ट द कैंडिडेट। और कास्ट सिचुएशन को भी, कास्ट तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी इट plays a major role in certain pockets. If BJP and AIDMK manages to focus on its candidate selection, I think
AIDMK still can emerge as the winner. That is what I feel. ठीक है, Yeah. ठीक है Okay. सर। राजलक्ष्मी Yeah. मैम, असल में इस बार के चुनाव में हम देखेंगे कि ना तो जयललिता दिखाई देंगी और ना करुणानिधि दिखाई देंगे। इन दोनों की एब्सेंस में इस बार के चुनाव को अगर हम अज्यूम करने की कोशिश करें तो क्या चीजें मिसिंग होंगी मैम? क्या चीजें क्या होंगी? sorry? मिसिंग होंगी, कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे मैम जो इस बार मिस Missing. होने जा रहे हैं? हाँ, उनका एक अलग ही स्टेचर और स्टेटस रहा है पॉलिटिक्स में, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। तो उनका एक प्रेजेंस ही, अगर चाहे उनके स्पीचेस में, मतलब करुणानिधि के स्पीचेस तो बहुत ही, वो खुद ही स्क्रिप्ट लिखते थे और वो स्क्रिप्ट राइटर रहे बहुत सारे फिल्म के, और वो अच्छा भी बोलते थे। तो वो एक है, एक वैक्यूम तो उस प्रकार से है। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी जो हैं, उनको एक प्रकार से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन ऑब्वियसली उस प्रकार का कि जो क्राउड पुलिंग जो होता है ना, क्राउड पुलर एलिमेंट है, वो शायद नहीं रहेगा जितना करुणानिधि जी और जयललिता जी के टाइम पे था। इनफैक्ट स्टालिन फिर भी मतलब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि देखिए AIDMK में ज्यादा झगड़ा है, DMK में इतना झगड़ा नहीं है। उनके भाई के साथ थोड़ा सा डिफरेंसेस था जब स्टालिन को उत्तराधिकारी बनाया करुणानिधि जी ने, जब थे, मतलब ये इंडिकेशन थे। और उनके जो भाई थे अलगिरी, उनको साइडलाइन किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर भी वो सॉल्व हो गया। वो उनके जो अंदरूनी जो मामले थे वो एक प्रकार से सॉल्व हो गए थे। लेकिन AIDMK में तो बहुत झगड़ा था, और अभी भी बड़ा ही एक अनसर्टन है कि शशिकला है या नहीं है। और क्योंकि वो TTV दिनकरन ने अपनी पार्टी बना ली अलग से, तो उससे AIDMK को वैसे तो नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, ये पहला चुनाव है जिसमें ये दोनों हेवी वेट कद्दावर नेता नहीं रहेंगे, और इससे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर तो कुछ असर तो पड़ेगा ही, कैंपेनिंग में और बहुत सारी। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये लीडर्स कैंपेन करेंगे, तो उन जो है लीडरों के, जो दिवंगत लीडर हैं, उनके नाम पे, उनके बारे में, हाँ, ये जरूर चर्चा होगी। तो एक प्रकार से, और उनके भी बहुत कटआउट अभी भी बहुत लग रहे हैं। मतलब जयललिता जी के कटआउट्स हैं AIDMK के ऑफिस में जो भरे पड़े। करुणानिधि को भी आप DMK से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार से वो रहेंगे इस इलेक्शन में भी नहीं, अगले इलेक्शन में और उसके बाद भी रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे सबसे ज्यादा सपोर्ट बेस जो है मतलब गैदर करते हैं ये नई पीढ़ी के जो लीडर्स हैं। जी, तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है तमिलनाडु की ये जंग। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया मैम, आपका आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे व्यूवर्स के साथ इतनी जानकारी साझा की। शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। तो तमिलनाडु की जंग पे कर रहे थे हम बात कि AIDMK या फिर DMK किसका पलड़ा भारी रहेगा, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, MK स्टालिन क्या वाकई करुणानिधि को सही से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और जयललिता के बाद अब कौन ऐसा होगा जो AIDMK के बड़े चेहरे के तौर पे इस चुनाव में हमारे सामने आएगा। और सीटों का जो आंकड़ा है 124 और 97 का, दोनों ही पार्टियों का जो 2016 का था, वो कितना बढ़ पाएगा या फिर कितना घट जाएगा, सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।